बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 वेक्टर की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 6 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो बेटा, आज आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड वो हल होने जा रही हैं, आपके मसले ख़त्म होने लगे हैं। और ये चैप्टर इंतहाई आसान है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के हवाले से। मैंने बड़े ही सादा तरीके से इन्हें सॉल्व किया है हर बच्चे को, ताकि इजीली समझ आ जाएं उसके लेवल पे जाकर और उसको आसानी हो। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तवज्जो से लेक्चर को सुनना है। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने डिस्प्ले पर है 6.1। अ गैस ऑक्युपाइड 6 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट अ प्रेशर ऑफ 12 atm। बेटा, आपके पास एक गैस है और उसका वॉल्यूम बता दिया गया है 6 लीटर। तो वॉल्यूम नोट कर लें V1 6 लीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने V1 क्यों लिखा है। एक्चुअली बेटा, आगे वो इसी न्यूमेरिकल में बात कर रहा है कि जो वॉल्यूम है वो अब आपका क्या हो गया है, डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, और वही आपने क्या करना है, फाइंड भी करना है इसमें। और आपसे साथ वो कह रहा है कि जब प्रेशर इंक्रीज़ किया है हमने, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, तो मतलब अभी आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप पहले 12 atm प्रेशर P1 नोट कर लें। P1 इज़ इक्वल टू 12 atm। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस। मैंने कहा है कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज़। कहता है इफ़ द प्रेशर इज़ इंक्रीज बाय 2 atm। अब पहले प्रेशर कितना था, 12 atm। 2 atm का मज़ीद इंक्रीज़ हुआ, तो पहले 12 था, 2 का फर्दर इजाफा हुआ, तो 12 प्लस 2 अब हो गया 14 atm। तो P2 प्रेशर बेटा आपके पास बनेगा 12 प्लस 2। ये गलती नहीं करनी, पेपर में अक्सर बच्चे करते हैं। तो P2 आ जाएगा जी 14 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एज्यूमिंग दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अब आप कह रहे होंगे सर आपको कैसे पता चल गया कि इसमें जो है अपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। भाई देखें ना, उसे लिखा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस। इसका मतलब V2 हमने कैलकुलेट करना है। P1 हमें गिवन है 12 atm। 2 atm मज़ीद इंक्रीज़ हुआ, तो 12 प्लस 2 P2 आ गया 14 atm। अच्छा, पहले वॉल्यूम था V1। अब मुझे कैसे पता चला कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है? भाई सिंपल सा लॉजिक है, प्रेशर बढ़ा है और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो बॉयल्स लॉ लगती है। तो आप आंसर देखें, आंसर छोटा आएगा 6 लीटर से। तो देखें यूजिंग बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहती है कि जी वॉल्यूम ऑफ अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमने पढ़ा था कि PV इज़ इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो हम लिख सकते हैं P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। तो हमें चाहिए बेटा V2, तो P2 से इधर डिवाइड कर दें, तो V2 आ जाएगा P1 V1 ओवर P2। वैल्यूज़ पुट करें। V2 इज़ इक्वल टू P1 की वैल्यू थी 12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय P2 था 14। 12 6 72, 72 डिवाइडेड बाय 14 बनता है 5.14 लीटर। मैंने कहा था ना प्रेशर जो है बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा। तो देखें पहले वॉल्यूम 6 लीटर था, 6 लीटर से वैल्यू कम हो गई 5.14 लीटर। यही बेटा आपका आंसर है। ठीक है, फिर है जी न्यूमेरिकल नंबर 6.2। इन अ वैक्यूम चैम्बर विच इज़ कनेक्टेड टू अ क्रायोजेनिक पंप प्रेशर एज लो एज 1 नैनो पास्कल। अच्छा, ये n स्मॉल प्रीफिक्सेस है, नैनो 10⁻⁹। तो सबसे पहले प्रेशर ही लिख लें। प्रेशर कितना है, 1 नैनो पास्कल, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ पास्कल। ठीक है, इस बीइंग अटेन्ड कैलकुलेट द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हमने कैलकुलेट करने हैं, तो 2 पॉइंट में हम लिखेंगे नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, कैपिटल N बेटा हमने कैलकुलेट करना है। इन 1 मीटर क्यूब वेसल, वॉल्यूम जो है जी वो बता दिया है, वॉल्यूम लिख लें 1 मीटर क्यूब एट दिस प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। अच्छा जी, टेम्परेचर भी बता दिया, टेम्परेचर है 300 केल्विन। अब रिमेंबर डैट में ये बातें आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए कि जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 8.3145 जॉल पर मोल पर केल्विन। और एवोगैड्रो नंबर क्या होते हैं जी हमारे पास, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पर मोल। ठीक है, और प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, हमने कैपिटल N कैलकुलेट करना है। तो हम सिंपली आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ देख लें, मैंने न्यूमेरिकल का पैटर्न कैसे रखा है, गिवन डाटा 2 फाइंड सोल्यूशन। आप भी एग्जैक्टली बोर्ड में यही पैटर्न फॉलो करेंगे। ठीक है,
अच्छा, दोबारा आते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, और यहाँ से बेटा हम स्मॉल n निकाल सकते हैं। हम स्मॉल n इसलिए निकाल रहे हैं कि ताकि हम कैपिटल N आसानी से निकालें, और स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स होता है। ठीक है, तो सिंपल है, देखें स्मॉल n निकालने के लिए हमें आर टी से इधर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आर टी इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आर टी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n आ जाएगा पी वी ओवर आर टी। वैल्यूज पुट करें, n इज़ इक्वल टू प्रेशर था जी 1 मल्टीप्लाई नैनो 10 टू पावर -9, वॉल्यूम था आपके पास 1 डिवाइडेड बाय आर 8.314 मल्टीप्लाई बाय 300 केल्विन टेम्परेचर था। ऊपर जो है जी वो 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -9 ही रहेगा। नीचे बेटा जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2494.2 और डिवाइड कर लेंगे फाइनली, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे बेटा कितने, 4.01 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -13 मोल। ठीक है जी, अब हमने नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स निकालने, नंबर ऑफ़ मोल आ गए। तो हमने फार्मूला पढ़ा है कि नंबर ऑफ़ मोल हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, ये एन है, इस स्मॉल एन से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैपिटल एन नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ मोल्स जो कि आए हैं 4.01 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -13 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। सॉल्व करेंगे तो बेटा कैपिटल एन नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स की वैल्यू आ जाएगी 2.41 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 14 मालिक्यूल्स। तो इतने मालिक्यूल्स होंगे जी, नोट कर लेंगे आप। और ये सेकंड न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एग्जांपल जो है आप देख लें, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हैं जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वो भी लॉन्ग में आ सकती हैं, लेकिन आप इसे मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा फिर है जी 6.3, अ गैस अंडरगोज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस वेयर इट एब्जॉर्ब 500 जॉल ऑफ हीट एनर्जी एंड परफॉर्म 300 जॉल वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग। अच्छा, अब एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव होती थी जो हमने कन्वेंशंस पढ़ी थी। ठीक है, तो Q इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 500 जाउल है। ठीक है, एंड परफॉर्म्स 300 जाउल ऑन इट्स सराउंडिंग, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे, तो वो भी पॉजिटिव वर्क होगा। तो W हमारे पास है पॉजिटिव 300 जाउल। हमने क्या करना है, कैलकुलेट द चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। टू फाइंड में हम लिखेंगे डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने फाइंड करनी है। तो क्या लगेगा जी इसमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मार्क कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से 6.3 न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W। तो बेटा W इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा यू बनेगा Q माइनस W। ठीक है जी, वैल्यूज पुट करें, Q था 500 माइनस W था 300, तो 500 माइनस 300 200, तो इंटरनल एनर्जी बेटा हमारे पास आ जाएगी 200 जाउल। ठीक है जी, सिंपल था। फिर है जी आपके पास 6.4, अ कार्नट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन अ हाई टेम्परेचर रेजरवायर। एक HTR का टेम्परेचर बता दिया गया है जी 600 केल्विन, तो T1 से लिखते हैं हम, तो T1 है जी 600 केल्विन, एंड अ लो टेम्परेचर रेजरवायर मीन LTR, उसका टेम्परेचर T2 होता है और वो है 300 केल्विन, तो T2 आ गया जी 300 केल्विन। कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, एक तो बेटा परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है हमने, ठीक है, जो कि आउटपुट ओवर इनपुट होती है हीट इंजन की। और सेकंड बेटा हमने कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ वर्क आउटपुट इफ़ द इंजन एब्जॉर्ब 500 जाउल ऑफ हीट। अच्छा, इंजन ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की, 500 जाउल। कहाँ से की, हाई टेम्परेचर रेजरवायर से, तो हीट होगी Q1, तो इसलिए गिवन डाटा में Q1 मैंने लिखा है 500 जाउल। ठीक है, तो हमने तो अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, तो पहले में हमने परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड करनी है, दूसरे में हमने वर्क कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज एफिशिएंसी फॉर हीट इंजन फार्मूला होता है जी एफिशिएंसी ईटा से हम लिखते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1। सो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 की वैल्यू थी 300, T1 की थी 600, 2 0 0 से कट गए, 3 1 3 3 2 6, तो ये बन गया 1 माइनस 1/2। अब एक में से आधा निकाल दें तो आधा बचता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5, या आप इसको ऐसे लिखें 1 को 1 ही रहने दें, 1/2 होता है 0.5, तो 1 माइनस 0.5 क्या होता है, 0.5 ही होता है। तो ये आ गया जी आपके पास एफिशिएंसी। अब परसेंटेज एफिशिएंसी बनानी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100%, और वो आ जाएगी बेटा 50%।
ठीक है। तो इस इंजन की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 50%। अब बारी है जी वर्क कैलकुलेट करने की, वर्क आउटपुट। तो वो भी हम एफिशिएंसी के फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। एफिशिएंसी होती है आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है। आउटपुट क्या है जी, वर्क जो हमें मिल रहा है, और इनपुट क्या है जो हमने HTR से हीट ली Q1, ठीक है। तो हमें तो चाहिए वर्क, तो Q1 को ईटा से मल्टीप्लाई कर दें एफिशिएंसी से, ठीक है। तो W इज़ इक्वल टू ईटा मल्टीप्लाई बाय Q1, वैल्यूज पुट करें। W इज़ इक्वल टू ईटा की जगह आपके पास जो अभी हमने वैल्यू निकाली थी आ जाएगी 50% थी, तो 50 परसेंटेज होती है 1/100, परसेंटेज की जगह आ जाएगा 1/100 मल्टीप्लाई बाय Q1 था 500। तो बेटा 2 0 ये 2 0 से कट गए, 5 5 25 और एक 0, तो 250 जाउल आ जाएगा। तो वर्क आ गया 250 जाउल, ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था 6.4, 6.5 भी लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अ रेफ्रिजरेटर एक्सर्ट 1200 joule of heat from its interior the colder reservoir and release 1800 joule of heat to the surrounding environment। अच्छा जी, जो आपके पास लो टेम्परेचर रेजरवायर है वहाँ से हीट कितने निकाली जा रही है, मतलब QC है 1200 जाउल, ठीक है जी। और जो सराउंडिंग यानी कि हाई टेम्परेचर रेजरवायर है और जहाँ रिलीज़ हो रही है उसका जो आपके पास हीट बताई है वो कितनी है 1800 जाउल। तो QH है 1800 जाउल, ठीक है, हॉट रेजरवायर ड्यूरिंग ईच साइकिल। कैलकुलेट द वर्क इनपुट रिक्वायर्ड पर साइकिल। अच्छा, एक तो आपने इनपुट वर्क निकालना है, ठीक है, हमें कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा जो रेफ्रिजरेटर करेगा। तो मैंने पहले में लिख लिया वर्क इनपुट, यानी कि वर्क इनपुट है, ये INP इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दूसरा है जी द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, COP। COP क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो COP हमने कैलकुलेट करना है और वर्क कैलकुलेट करना है। सिंपल है कि सॉल्यूशन में हम पहले निकालेंगे इनपुट वर्क पर साइकिल। तो इनपुट वर्क कैसे आएगा जी, वर्क आपके पास होता है QH माइनस QC, ठीक है। तो QH कितने था 1800, QC था 1200, तो 1800 माइनस 1200 आंसर आ जाएगा 600 जाउल, ठीक है। तो इनपुट वर्क आ गया जी 600 जाउल। अब बारी है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की फॉर अ रेफ्रिजरेटर। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमने पढ़ा था थ्योरी में, ये रेशो होता है QC ओवर W, यानी कि आउटपुट ओवर इनपुट की कितनी हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट की QC और कितना एक्सटर्नल वर्क हमने किया। तो एक्सटर्नल वर्क यहाँ पर इनपुट है और QC हमारी आउटपुट है। तो आउटपुट ओवर इनपुट होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। जैसे हीट इंजन में एफिशिएंसी का फार्मूला था, इसी तरह यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला है जो कि QC ओवर W है, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यूज पुट करें जी। QC हमारे पास था 1200 डिवाइडेड बाय वर्क हमने कैलकुलेट किया 600। तो 2 0 से कट गए, 6 1 6, 6 2 12, तो 2 बच गया। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 2 आ गया हमारे पास सिंपली, ठीक है जी। फिर बेटा न्यूमेरिकल है 6.6, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड वाटर एट द सेम टेम्परेचर। क्या कहता है कि आपने एंट्रोपी चेंज फाइंड करना है, डेल्टा S हमने निकालना है, टू फाइंड में डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी। कब भाई, जब आपके पास 1 मोल आइस है जो मेल्ट हो रही है, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पर जो है लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब 1 मोल है तो नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से लिखते हैं। तो स्मॉल n इज इक्वल टू 1 मोल। टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 + 273 बनेगा 273 केल्विन, तो ये बन जाएगा 273 केल्विन, ठीक है जी। अच्छा, और ये भी गिवन होगा आपको हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है। ना भी हो तो आप याद रखें इस वैल्यू को MCQs के लिए। हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस पर मोल कितनी होती है 6.0 × 10⁻³ जाउल पर मोल, ठीक है। तो डेल्टा HF जिसे हम लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ये होती है 6.0 × 10⁻³ जाउल पर मोल, ठीक है, जब आइस जो है वो फ्यूज़ या मेल्ट हो रही है लिक्विड फॉर्म में, ठीक। तो ये 6.0 × 10⁻³ या 10⁻³ 1000 होता है, तो हम इसे 6000 जाउल पर मोल भी लिख सकते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ। एंट्रोपी बेटा हमारे पास होती है डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी विच इज़ इक्वल टू डेल्टा Q/T। अब बेटा जो लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन है ये हमारे पास रेशियो होती है हीट एब्जॉर्ब पर मोल्स, ठीक है जी। तो डेल्टा HF इज़ इक्वल टू डेल्टा Q/N,
तो हमें तो चाहिए डेल्टा क्यू, तो n को मल्टीप्लाई कर दें डेल्टा एच एफ से, तो डेल्टा क्यू आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच एफ। इस फार्मूले में पुट करें, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू की जगह आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच एफ डिवाइडेड बाय टी टेम्परेचर। वैल्यूज पुट करें, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू 1 मोल था तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय लेटिन हीट ऑफ फ्यूजन थी 6000 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर था 273। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 22 जॉल पर केल्विन। ठीक है जी, नोट कर लें। फिर बेटा 6.7 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकता है पेपर में। अ गैस ऑक्यूपाइज 400 मिलीलीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। बेटा वॉल्यूम बताया गया है गैस का, V1 नोट कर लें 400 मिलीलीटर, ठीक है जी। और जबकि टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, T1 है जी 20 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो T1 इज इक्वल टू 20 प्लस 273, तो ये बन जाएगा 293 केल्विन। वट वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई, कहता है बताएं वॉल्यूम कितना होगा एट 80 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर बढ़ा दिया गया। ठीक है, एज्यूमिंग कांस्टेंट प्रेशर, पहले तो बताएंगे कौन सी लॉ का केस है, चार्ल्स लॉ का, और चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। ठीक है, कितना होगा वही निकालना है, तो V2 हमने फाइंड करना है, जबकि टेम्परेचर बता दिया कि कितना बढ़ाया 80 डिग्री सेल्सियस, पहले 20 था, 20 से 80 हो गया, तो T2 है 80 डिग्री सेल्सियस, तो 80 प्लस 273 बनेगा 353 केल्विन। ठीक है, V2 फाइंड करना है। सो बाय यूजिंग चार्ल्स लॉ व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ये हमने पढ़ा ना फार्मूला, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो हमें तो V2 चाहिए, तो ये T2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा V1 से, तो V2 आ जाएगा V1 मल्टीप्लाई बाय T2 ओवर T1। वैल्यूज पुट करें, V2 इज इक्वल टू V1 की जगह आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय T2 हो गया जी 353 डिवाइडेड बाय T1 हो गया 293। सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 482 मिलीलीटर। ठीक है जी, तो मैंने इसलिए वॉल्यूम को कन्वर्ट नहीं किया, मिली होता है 10⁻³ अगर मैं लिखता ना इसको 400 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो यहाँ पर भी आता 400 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो -3 बाद में फिर मिली बन जाएगा, तो ये रेशोस थी तो इसलिए मैंने इसको मिली ही रहने दिया, क्योंकि आंसर मिली में ही लिखा हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, तो आप भी इसे ऐसे ही सॉल्व करें। फिर है 6.8, अ गैस हैज़ अ प्रेशर ऑफ 2 atm, प्रेशर बता दिया गया है और जब टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो P1 है जी 2 atm 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है जी, और T1 है 300 केल्विन। वट प्रेशर विल इट हैव एट 450 केल्विन। ठीक है जी, प्रेशर पूछा जा रहा है, P2 हमने निकालना है, जबकि T2 आपके पास 450 केल्विन है, एज्यूमिंग कांस्टेंट वॉल्यूम। जोसेफ लुज़ैक लॉ का केस है जो हमें बताती है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है जी, टेम्परेचर बढ़ा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, देखते हैं कितना बढ़ता है, वही निकालना है हमने P2। तो जोसेफ लुज़ैक लॉ हमें बताती है प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। तो बेटा जो हमारे पास रेशियो है P1 ओवर T1 वो बराबर होती है P2 ओवर T2। ठीक है जी, P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2। हमें P2 चाहिए तो T2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो P2 इज इक्वल टू P1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1। ओके जी, तो P2 हमारे पास आ जाएगा जी P1 की वैल्यू थी हमारे पास 2 atm मल्टीप्लाई बाय T2 450 डिवाइडेड बाय T1 था 300। ठीक है जी, और 2 मल्टीप्लाई बाय 450 होता है बेटा 900 डिवाइडेड बाय 300, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो P2 हमारे पास आ जाएगा 3 atm 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों का भी भला हो, कुछ मेरा भी भला हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए और आपको कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।